करंट अफेयर सीरीज में आज हम दो छोटी छोटी खबरें और दोनों ही एग्जाम के हिसाब से जरूरी। एक तो राजस्थान में 23वां जीआई टैग मिला है वो, और दूसरा एक फेमस एनवायरमेंटलिस्ट डॉक्टर माधव गॉडगिल, उनकी 7 जनवरी को निधन हो गया। उनके बारे में कुछ सवाल निकल सकते हैं, उनकी बुक के बारे में, उनकी रिकमेंडेशन के बारे में, उन्होंने क्या किया उसके बारे में सवाल बन जाते हैं। तो पहले हम जीआई टैग वाला लेंगे और उसके बाद लेंगे हम डॉक्टर माधव गाडगिल की, उनके जीवन में क्या पुरस्कार मिले, उन्होंने क्या क्या काम किया, कौन सी किताबें लिखी, उनकी क्या रिकमेंडेशन एनवायरमेंट को लेकर रही, वो सारी बातें। तो अपने देश में एक मिनिस्ट्री है, उसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, जो व्यापार और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय जिसको अपन कहते हैं, ये एक मिनिस्ट्री है। इस मिनिस्ट्री के अंडर में एक विभाग, डिपार्टमेंट काम करता है जिसका नाम है उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, है ना। डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। इस विभाग के अंडर एक रजिस्ट्रार काम करता है जिसका नाम है जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्रार, जिसका हेडक्वार्टर कहां है, चेन्नई में। तो सबसे पहले तो मिनिस्ट्री है अपने देश में जो व्यापार और वाणिज्य को नियंत्रित करती है, उसका नाम क्या है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। इसके अंडर में काम करता है एक डिपार्टमेंट, उस डिपार्टमेंट का नाम क्या है, उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग। इस विभाग के अंडर में चेन्नई में एक काम करता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्रार। अपने देश में जीआई टैग इस रजिस्ट्रार चेन्नई के द्वारा दिए जाते हैं। आ गई बात समझ, डिपार्टमेंटल स्ट्रक्चर समझ में आई। पहले मिनिस्ट्री के अंदर डिपार्टमेंट, और डिपार्टमेंट के अंदर ये जियोग्राफिकल इंडस्ट्री का रजिस्ट्रार चेन्नई के अंदर है। अपने देश में कोई भी एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट हो, मनुष्य द्वारा निर्मित प्रोडक्ट हो, हैंडीक्राफ्ट आइटम हो, कोई कला हो, इन सब की वाणिज्यिक हित जो है, कॉमर्शियल एस्पेक्ट जो है, इकोनॉमिक डायमेंशन जो है, वो इस क्षेत्र विशेष में उन लोगों को या फिर उन सभी कारीगर या उस क्षेत्र में काम लगे हुए व्यक्तियों को उसके वाणिज्यिक हक मिले, उसके लिए ये जीआई टैग का दर्जा या जीआई टैग वाला मामला दिया जाता है। थोड़ा सा इस आइडिया को और एलेबोरेट करें और समझने का प्रयास करें। पूरी दुनिया में जब व्यापार किया जाता है और उस व्यापार करते टाइम पर किसी एक व्यक्ति ने बहुत ही कोई उत्कृष्ट प्रोडक्ट बना दिया, फॉर एग्जांपल किसी ने एक मोबाइल फोन बना दिया और इतनी अच्छी क्वालिटी का मोबाइल फोन बना दिया कि दुनिया में सभी लोग उसको पसंद कर रहे हैं और वो खूब सारा बिक रहा है। जिस व्यक्ति ने वो मोबाइल बनाया और जिस कंपनी के साथ उसका प्रोडक्शन का टाई अप है, वो खूब पैसे कमा रहे हैं उससे। अब जब पैसा कमाता हुआ देखते हैं तो दूसरे लोगों के मन में भी ये होती है कि अपन भी कुछ करें, जिससे कि अपन भी 4 पैसे कमाएं। तो दूसरे लोग जो उसको पैसा कमाते हुए देखते हैं, तो एक तो ये कर सकते हैं वो कि उसकी टक्कर का उससे भी बढ़िया मोबाइल फोन बना दे और वो भी बेच ले मार्केट में। लेकिन दूसरा ये भी तो कर सकते हैं कि जो बाजार में बिक रहा है मोबाइल, उसी की टेक्नोलॉजी चुरा के और उससे मिलता जुलता प्रोडक्ट उतार दे और उसको वो भी पैसा कमा ले। अब मिलता जुलता प्रोडक्ट बना के बाजार में बेच के पैसा कमा लेंगे तो उन लोगों को कोई जोर नहीं आया। जो पहले वाले लोग जिन्होंने इस पे रिसर्च किया, जिस पे अपना दिमाग लगाया, लंबे समय तक मेहनत की, फिर एक उत्कृष्ट प्रोडक्ट बनाया और उसको बाजार में बेच के पैसा कमा रहे हैं, वो तो उनकी मेहनत का फल है। लेकिन दूसरे लोग जो उसको कॉपी कर रहे हैं, वो उनका क्या, उन्होंने तो सिर्फ वो इतने सालों की रिसर्च और डेवलपमेंट से मेहनत करके जो बनाया था उसको कॉपी किया और बराबर पैसे कमा रहे। तो उस केस में क्या फेयर ट्रेड, एक जो है वो एकदम साफ सुथरा व्यापार बाजार में हो सकता है क्या? ऐसे तो फिर कोई भी व्यक्ति, कोई भी वैज्ञानिक, कोई भी इनोवेटर ऐसी नई चीज बनाएगा और दूसरे दिन उसकी कॉपी बाजार में भर जाएंगी। फिर तो उससे इस तरीके के नए नए खोज और आविष्कार वो सारे क्या होंगे, हतोत्साहित होंगे, डिमोरलाइज होंगे। इसी प्रकार किसी व्यक्ति ने बहुत ही अपने पारंपरिक ज्ञान से और मेहनत से एक नई मिठाई बनाने की डिश बना ली और उसको अपने नाम से बेचने लग गया। पता लगा वो बाजार में ज्यादा बिक रही है मिठाई और 10 दिन पीछे, महीने पीछे उसी नाम से, उसी से मिलती जुलती मिठाई सभी लोग बेच रहे।
अब ग्राहक कंफ्यूज है, ओरिजिनल कहां मिलेगी? पंडित जी पाव भाजी होता है कि नहीं होता? बीकानेर मिष्ठान भंडार, जोधपुर मिष्ठान भंडार, होते हैं कि नहीं होते ऐसे? तो जब भी कोई प्रोडक्ट अच्छा करता है, साहू जी गजक, जयपुर में हर कहीं पे भी जाओ साहू गजक सब जगह मिलता है। तो बेसिकली जब भी कोई अच्छा प्रोडक्ट या कोई भी उत्पाद बाजार में बढ़िया बिकता है तो उसके कॉपी आते हुए टाइम नहीं लगता है। तो उस केस में वैश्विक स्तर पर एक संस्थान काम करता है जिसका नाम है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो विश्व में फेयर ट्रेड की प्रैक्टिसेस के लिए बनाया गया। ठीक है, उस WTO के अंडर एक और समझौता है जिसका नाम है ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सर्विसेज। ये ट्रिप्स जो है ये बोलता है कि जो भी व्यक्ति दुनिया में कहीं पर भी बेहतर तरीके का उत्पाद बनाएगा तो उसको बेचते टाइम पर कोई दूसरे कॉपी करके ना बेच पाए, उसके बदले अगर कोई प्रोडक्ट बना भी रहा है उसकी परमिशन ले और प्रोडक्ट बिकने से जो लाभ होगा उसकी रॉयल्टी उस व्यक्ति को दे जिस व्यक्ति ने ये बनाया है। इसी प्रकार मान लो कि कोई कंपनी है और उस कंपनी ने अपना लोगो बना रखा है और वो लोगो लगा के अपना सामान बेचती है। बहुत सारे लोग उससे मिलता जुलता लोगो लगा के सामान बेच लेते। इसी प्रकार मान लो कि किसी क्षेत्र विशेष में जलवायु परिस्थिति, मिट्टी या फिर और ऐसी चीजें हैं, पानी वानी, जिसके चलते एक बेहतरीन प्रोडक्ट तैयार होता है। फॉर एग्जांपल बीकानेर के भुजिया। अब बीकानेर के भुजिया जो है वो वहां की क्लाइमेटिक कंडीशन और वहां की सब चीजें, उसमें वो मोठ का उत्पादन करते हैं और फिर उन्हीं टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और कंडीशन में वो बीकानेर का भुजिया बनाते हैं और बेचते हैं। अब मान लो किसी आदमी ने कानपुर में एक फैक्ट्री लगा ली बीकानेर का भुजिया। अब कानपुर में तो बीकानेर वाली जो वो ज्योग्राफिकल कंडीशन नहीं हो सकती, लेकिन वो लोगों लगा के क्या कानपुर में बीकानेर के भुजिया के नाम से बेच सकता है क्या? नहीं बेच पाएगा। क्यों? क्योंकि क्षेत्र विशेष में उसकी भौगोलिक विशेषताओं, जलवायु परिस्थिति, लोगों के पारंपरिक ज्ञान, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे प्रोडक्ट, जैसे एप्पल का फोन एप्पल ही बेच सकता है, सरस घी सिर्फ सरस ही बेच सकता है, अमूल का दूध सिर्फ अमूल ही बेच सकता है, वैसे ही बीकानेर क्षेत्र में बनने वाले भुजिया बीकानेर के लोग ही बेच सकते हैं। अब पहले जो हम बात कर रहे थे जिसमें ट्रेडमार्क और लोगो है वो तो कंपनी विशेष का है, लेकिन जो जीआई टैग की बात करें, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, उसमें व्यापार की फेयर प्रैक्टिस बनाए रखी जाए। उसके लिए जियोग्राफी मतलब क्षेत्र विशेष, वहां के लोग अपने परंपरागत ज्ञान या उस क्षेत्र की क्लाइमेटिक या भौगोलिक परिस्थितियों के चलते वहां के कोई प्रोडक्ट बनाया जा रहा है और बाजार में बेचा जा रहा है, उसकी विशेषताएं हैं और उन विशेषताओं के चलते वो प्रोडक्ट लोकप्रिय है, तो उस प्रोडक्ट की नकल बाकी दूसरे क्षेत्र के लोग ना कर पाए, इसलिए उस प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए दर्जा दिया जाता है किसका? जीआई का। कौन देता है ये जीआई टैग का दर्जा? ये रजिस्ट्रार। कहां पर है ये? चेन्नई। कौन से डिपार्टमेंट के अंडर काम करता है? इंडस्ट्री तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग। ये विभाग किसके अंडर काम करता है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, इसके अंडर में काम करता है। पूरे भारत में इस भौगोलिक संकेत रजिस्ट्रार ने अब तक 650 से ज्यादा, 658 तो मैंने लास्ट देखा था, उससे ज्यादा और हो गए होंगे, लेकिन नियर अबाउट हम माने 650 से ज्यादा अपने देश के अलग अलग ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको जीआई का तमगा दिया है, टैग दिया है। इन 650 में से सबसे ज्यादा प्रोडक्ट कहां के हैं? यूपी और तमिलनाडु के। सबसे ज्यादा यूपी के, तमिलनाडु के। अपने राजस्थान के भी कुछ प्रोडक्ट हैं और उन प्रोडक्ट की संख्या अब हो गई है 23। ये अपने काम की खबर है, 23। तो 23वां जो ये जीआई टैग का तमगा मिला है वो नागौरी को, नागौरी अश्वगंधा। अब अश्वगंधा क्या चीज है? एक प्लांट है, नेचर में अपने आप उगता है खरपतवार के रूप में। लगभग सभी ने देखा होगा अश्वगंधा। देखा है अश्वगंधा का प्लांट? किसने नहीं देखा? हाथ ऊपर करके बताओ। फिर उसके बाद मैं फोटो दिखाऊंगा तो ये मत कहना यही है क्या। अपने राजस्थान के लोग सब जगह पर उगता है ये। क्या नाम है? अश्वगंधा। अश्वगंधा का साइंटिफिक नाम आप बता सकते हो क्या? सरपेंटेना? नहीं, वो तो सर्पगंधा होता है। विथानिया सोमनीफेरा अश्वगंधा को कहते हैं, है ना।
रावोल्फिया सर्पेंटाइना वो अलग प्लांट है। अब मुझे ये बताओ कि ये प्लांट किसने नहीं देखा है? ये लाल रंग के से ऐसे बीज आते हैं, छोटे से झाड़ी सी बनती है, खेतों में अपने आप उगती रहती है। किसान लोग इसको उखाड़ने की कोशिश करते हैं, वापस से उग जाता है। जड़ें काफी गहरी जाती है, इसकी जड़ें ही सबसे ज्यादा मेडिसिनल वैल्यू की होती हैं। इनसे दवाई बनाई जाती है। वो दवाई किस काम में आती है? एक तो ताकत के लिए काम में आती है, तनाव को कम करने के लिए काम में आती है, मांसपेशियों को मजबूती देने के लिए काम में आती है ना। बहुत सारी जगहों पर दवाई के रूप में इसका यूज किया जाता है। आजकल लोग इसकी खेती भी करने लग गए। अपने राजस्थान में अश्वगंधा वाइल्ड ग्रास के रूप में, वन्य घास के रूप में भी उगता है, झाड़ी के रूप में, और इसकी खेती भी होने लगी है। कहां पर नेचुरली पाया जाता है? जोधपुर बाड़मेर रीजन से नागौर और शेखावाटी वाले क्षेत्र में सब जगह पर अश्वगंधा पाया जाता है। इस अश्वगंधा में जो नागौरी अश्वगंधा किस्म है उसको अभी जीआई टैग मिला है ना। कौन सा टैग मिला है? जीआई टैग। और इसके जीआई टैग मिलते ही राजस्थान के कितने प्रोडक्ट जो है 23 हो गए। अब 23 का क्लासिफिकेशन अगर हम करें थोड़ा सा, तो उसमें 18 तो प्रोडक्ट है अपने जो एग्रीकल्चर के या लोग जो बनाते हैं उनके, 4 है लोगो। लोगो मतलब जैसे अपने जयपुर में ब्लू पोट्री बनाई जाती है, तो जयपुर के कारीगरों द्वारा जो ब्लू पोट्री बनाई गई है उसके ऊपर जयपुर ब्लू पोट्री का लोगो है, वो लग गया उसके ऊपर, तो इसका मतलब ये ऑथेंटिक जयपुर के कलाकारों ने बनाई है। कोई दूसरा व्यक्ति ब्लू पोट्री बेच रहा है बिना लोगों के, इसका मतलब जयपुर के कलाकारों ने या जयपुर के कारीगरों ने उसको नहीं बनाया। जैसे कोटा डोरिया, कोटा डोरिया का लोगो है, तो वो लोगो अगर लगा हुआ है तो वो कोटा डोरिया की साड़ियां ओरिजिनल है। इसी प्रकार मोलेला की मरण मूर्तियां, इसी प्रकार कठपुतली, तो कठपुतली की ये जो बिकती है उसके ऊपर लोगो है। तो ये 4 लोगो हैं टोटल। तो अपने 18 तो उत्पाद है, 4 लोगो हैं, एक संयुक्त उत्पाद है, ज्वाइंट प्रोडक्ट है। क्या होता है संयुक्त उत्पाद? इसमें क्या है? लोगो नहीं होता है बेटा, राजा बेटा, लोगो नहीं होता है। एक तो होता है इसमें जियोग्राफिकल इंडिकेशन, मतलब कोई भी प्रोडक्ट जो है वो सिर्फ उसी क्षेत्र विशेष में हो रहा है जहां पर इसको बनाया जा रहा है। एक तो जियोग्राफिकल कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन उस प्रोडक्ट के लिए जिम्मेदार है। दूसरा, वहां के लोगों का परंपरागत ज्ञान, ट्रेडिशनल नॉलेज। जैसे एग्जाम्पल से समझो इस बात को, अपने राजस्थान में कैर उगता है कि नहीं, और सांगरी उगती है कि नहीं? सांगरी किस पे लगती है? खेजड़ी पे। और कैर और सांगरी की मिला के सब्जी बनाई जाती है। तो एक बात बताओ, कैर और सांगरी अपने जियोग्राफिकल कंडीशन के कारण राजस्थान में उगती है, और कैर और सांगरी की स्वादिष्ट सब्जी अपने ट्रेडिशनल ज्ञान के कारण ही बनती है। तो कैर और सांगरी की जो सब्जी है वो कैसा प्रोडक्ट हुआ? यानी कि अरुणाचल प्रदेश में कैर और सांगरी उगा के अगर आप सब्जी बनाओगे तो राजस्थान वाला स्वाद नहीं आएगा। तो इसका मतलब ज्वाइंट प्रोडक्ट या कंबाइंड प्रोडक्ट कौन से होते हैं? जिनमें ज्योग्राफिकल कंडीशन भी जिम्मेदार है, प्लस परंपरागत ज्ञान से उसको तैयार करने की जो चीज है वो भी जिम्मेदार है। तो राजस्थान का जो संयुक्त उत्पाद है जीआई टैग जिसको प्राप्त है वो कौन है? कैर सांगरी की सब्जी। आ गई बात समझ में? इस प्रोडक्ट में, इसमें बीकानेर का भुजिया और वो सारी चीजें शामिल है। और लोगों के अंदर 4 लोगो है, जिसमें एक तो जयपुर की ब्लू पोट्री का है, एक कोटा डोरिया का है, मोलेला वाला है, और एक कठपुतली वाला है ना। अभी इसकी सूची भी देख लेंगे अपन। अच्छा, उसके आगे बात करो। अब जो कृषि उत्पाद है उसमें अभी ये जो नागौरी अश्वगंधा वो दूसरे नंबर का है। पहले नंबर कृषि उत्पाद में पिछले ही दिनों सोजत पाली, उसकी मेहंदी को ये जीआई टैग का दर्जा मिला। वैज्ञानिक नाम क्या है अश्वगंधा का? विथानिया सोमनीफेरा। इसको उगने के लिए जो चाहिए, इसकी क्या उपयोग है? मेडिसिनल, औषधीय पादप है। और इसको उगने के लिए सूखी और अर्धशुष्क जलवायु, ये प्राकृतिक रूप से पश्चिमी और मध्य राजस्थान शेखावाटी क्षेत्र तक पाया जाता है। इसके बाद इसको कितना तापमान? रेतीली मिट्टी, दोमट हल्की लाल मिट्टी, 20 से 35 डिग्री सेल्सियस, बरसात 500 से 700 mm, और ये बलवर्धक और ये सारी दवाओं के रूप में इसको काम में लिया जाता है। पूरे देश में जितना अश्वगंधा होता है उसमें नागौरी अश्वगंधा का कितना शेयर है? 10% शेयर है। अब राजस्थान के जो जीआई टैग है टोटल कितने हैं? 33। अब उसमें से लोगो हमने गिने थे। कोटा डोरिया का लोगो
कामयाब है, जीआई टैग है उसको। कोटा डोरिया प्रोडक्ट को भी जीआई टैग है और कोटा डोरिया का लोगो भी। ये दो अलग अलग बात है, जयपुर की बली पोट्री को खुद को और लोगों को भी, कठपुतली और उसके लोगों को भी, और मोलेला की कला और मोलेला की जो मिट्टी की मूर्तियां हैं उनको भी। उसके बाद बीकानेर का भुजिया, सांगानेरी प्रिंट, बगरू प्रिंट और थेवा कला। कहां की? क्या किया जाता है थेवा कला में? कांच के ऊपर सोने की नक्काशी और वो तार वगैरह जड़ के काम, आभूषण बनाए जाते हैं। उसके बाद नेचुरल प्रोडक्ट में कौन आएगा? मकराना का मार्बल, पोखरण की पोट्री, सोजत मेहंदी पिछवाई, कसीदाकारी, कोफ्तागिरी, उस्ताकला, कैर सागरी। ये वाला कौन सा प्रोडक्ट है? संयुक्त वाला है ना। फुलकारी एक ऐसा है जिसपे चूंदड़ी के ऊपर वो करते हैं रंग बिरंगी विभिन्न प्रकार के फूल पत्ती कुछ बनाते हैं, वो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तीनों में बनाई जाती है, तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है। और अश्वगंधा नागोरी अभी 23वें नंबर का जुड़ गया है। हाँ, उसके बाद दूसरी खबर अपनी, कौन? डॉक्टर माधव गौडगिल। कौन है? ये फोटो है इनकी। बहुत ही प्रोमिनेंट इकोलॉजिस्ट या जो है वो एनवायरमेंटलिस्ट है अपने इंडिया के। इनको 7 जनवरी को निधन हो गया। इनकी कुछ अचीवमेंट्स, इनके बारे में क्या क्या है अच्छी बातें जो अपने को जाननी चाहिए, एग्जाम में सवाल बन जाते हैं। इन्होंने अपने देश में जो वेस्टर्न घाट की पहाड़ियां हैं उनको बचाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। ये अपने देश में एक बहुत ही अच्छा रिसर्च इंस्टीट्यूट है, IISC, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज। कहां पर है ये? बेंगलुरु में। भारत में रिसर्च के मामले में नंबर 1 रहने वाला इंस्टीट्यूट है। इस IISC में इन्होंने 1983 के आसपास, अगर मुझे ठीक से याद है तो, सेंटर फॉर इकोलॉजिकल साइंसेज, पारिस्थितिकी विज्ञान के केंद्र की स्थापना की थी। उसके बाद लगातार पूरे जीवन 4 दशक तक इन्होंने एनवायरमेंट और इकोलॉजी के लिए बेहतरीन काम किया। वेस्टर्न घाट में रहने वाले लोगों को साथ जोड़ा और उनके साथ मिलकर यहां की बायोडायवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए बहुत ही जबरदस्त काम किया। ये जो एनडीए सरकार इस समय है, इससे पहले यूपीए सरकार थी जो कांग्रेस लेड थी। उस यूपीए सरकार ने डॉक्टर माधव गौडगिल की अध्यक्षता में एक पैनल बनाया जिसको गौडगिल पैनल कहते हैं। उन्होंने रिपोर्ट दी वेस्टर्न घाट के जंगलों को बचाने के लिए। अनफॉर्चुनेटली सरकार ने वो लागू नहीं की। इनकी रिकमेंडेशन जो है वो लागू नहीं हो पाई। इनको भारत सरकार की तरफ से पद्म विभूषण अवार्ड मिला है और एक संस्था है UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। इसका हेडक्वार्टर बताओ मुझे? नैरोबी में। 1972 स्टॉकहोम सम्मेलन में इसकी स्थापना का प्रस्ताव विश्व पर्यावरण दिवस यही बनाता है। पर्यावरण के मामले में बड़े काम सारे यही करता है। तो UNEP जो है उसने डॉक्टर माधव गौडगिल को 2024 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, किसका? द अर्थ चैंपियन अवार्ड कहा जाता है। पृथ्वी के चैंपियन जो है उनका अवार्ड। कई कैटेगरी में अर्थ चैंपियन अवार्ड UNEP के द्वारा दिया जाता है ऐसे व्यक्ति को जिसने पूरी उम्र लगा दी पर्यावरण को बचाने के लिए, ऐसी संस्था एनजीओ को जो पर्यावरण बचाने के लिए बेहतरीन काम कर रही है, ऐसे राजनेता को जो बहुत ही बेहतरीन पॉलिसी मेकिंग के माध्यम से पर्यावरण बचाने का काम कर रहा है। तो भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को भी अर्थ चैंपियन अवार्ड मिल चुका है UNEP की तरफ से। डॉक्टर माधव गौडगिल को 2024 में लाइफ टाइम अचीवमेंट, मतलब जिन्होंने अपना जीवन पर्यावरण को बचाने के लिए लगा दिया, उस श्रेणी में अवार्ड भी इनको मिल चुका है। तो इनके बारे में 2-4 बातें देख लें। वो इनका पैनल कब बना, उसकी क्या रिकमेंडेशन थी, सरकार ने नहीं माना, उनको क्या क्या पुरस्कार, क्या इनकी किताब का नाम जो अपने एग्जाम के हिसाब से जरूरी बन जाती है। तो वेस्टर्न घाट इकोलॉजिकल एक्सपर्ट पैनल बना था, या फिर गाडगिल पैनल जिसको कहते हैं। WG मतलब वेस्टर्न घाट इकोलॉजिकल एक्सपर्ट पैनल। इसके प्रमुख इनकी अध्यक्षता में बना था, इसलिए इनको कहते हैं गाडगिल पैनल। यूपीए सरकार ने बनाया था। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व जिसको आप पढ़ेंगे, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व 1986 में बना, और इसी को यूनेस्को ने वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल भी किया। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व जो यूनेस्को सूची में शामिल हुआ, उसकी स्थापना भी गौडगिल पैनल की जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल इनका रहा। भारत के अंदर टोटल कितने बायोस्फीयर रिजर्व है? 18, जिनमें से 13 को किसमें? यूनेस्को में शामिल कर लिया गया है। और उसमें सबसे पहला कौन था? नीलगिरी। अभी जो लेटेस्ट शामिल किया है अपनी यूनेस्को सूची में वो कौन सा है? कहां पर है ये?
हिमाचल प्रदेश, लाहौल स्पीति जिले में है ये, स्नो लेपर्ड वाला है ना। 1983 में इन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में सेंटर फॉर इकोलॉजिकल साइंस, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र की स्थापना की। और उसके बाद इनकी किताब जो सबसे फेमस, ए वॉक अप एट द हिल, लिविंग विद पीपल एंड नेचर, यानी कि पहाड़ों के ऊपर जो इन्होंने वॉक की है वो वहां पर लोगों के साथ और प्रकृति के साथ ये रहे हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट किताब है। एक दूसरे फेमस हिस्टोरियन है डॉक्टर रामचंद्र गुहा, उनके साथ मिलकर भी इन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है दिस फिश्ड लैंड एंड और इकोलॉजी एंड इक्विटीज, द यूज एंड अब्यूज ऑफ नेचर इन कॉन्टेम्परेरी इंडिया। किसके साथ मिलके? को राइटर रामचंद्र गुहा के साथ। इनको प्रमुख पुरस्कार कौन से मिले? भारत सरकार की तरफ से पद्म विभूषण और संयुक्त राष्ट्र के यूएनईपी की तरफ से 2024 का चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड कौन सी कैटेगरी में? लाइफ टाइम अचीवमेंट वाली कैटेगरी में मिला है। ठीक है। उसके बाद में जो गाडगिल पैनल की रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट में क्या कहा गया था कि पश्चिम घाट का 1,29,037 वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्र है उसको इकोलॉजिकली रूप से सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित कर दिया जाना चाहिए। वहां पर विकास कार्यों को रोक दिया जाना चाहिए, माइनिंग रोक दी जानी चाहिए, नए रिजॉर्ट बनाए जा रहे हैं, टूरिज्म सेंटर डेवलप किए जा रहे हैं, ये सब नहीं होना चाहिए। नहीं तो वेस्टर्न घाट की सेंसिटिव जो बायोडायवर्सिटी है वो सारी नष्ट हो जाएगी। इन्होंने ही पहली बार इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन ESZ उसका कंसेप्ट भी दिया। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि पश्चिम घाट को परिस्थिति की सेंसिटिविटी के आधार पर 3 श्रेणियों में बांट दो, ESZ फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। थर्ड में लोग रहते रहेंगे, सेकंड में थोड़ी बहुत एक्टिविटी और फर्स्ट के अंदर बिल्कुल टच भी नहीं करना। इस तरीके के प्रोटेक्शन के नियम कायदे कानून थोड़े थोड़े, थर्ड में सबसे कम, सेकंड में उससे और ज्यादा और फर्स्ट में सबसे ज्यादा। इस तरीके से इन्होंने जोनेशन बनाए। फिर इन्होंने कहा कि ये जो GMO LMO जो बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड फसलें हैं उनका उपयोग वेस्टर्न घाट के क्षेत्र में नहीं करना चाहिए, नहीं तो इनकी वजह से बहुत सारी इंसेक्ट की स्पीसीज, बहुत सारी नेचर में उगने वाली ग्रास, वाइल्ड ग्रास जिसको हम पेस्ट कहते हैं, जिसको हम कहते हैं वीड, खरपतवार, वो सब नष्ट हो जाएंगी। तो वेस्टर्न घाट क्षेत्र में इनका GMO का जैसे BT कॉटन या फिर गोल्डन राइस या फिर आपका GM क्रो मस्टर्ड, इन सब का उपयोग इस क्षेत्र में नहीं। वेस्टर्न घाट के क्षेत्र में नए खनन के पट्टे जारी नहीं करना और पुराने जिनके पास है उनको धीरे धीरे करके बंद करना। और साथ में एक अथॉरिटी वहां पर बनाई जाए जिसका नाम होगा वेस्टर्न घाट इकोलॉजिकल अथॉरिटी, उसकी स्थापना की जाए। रिपोर्ट केंद्र सरकार के द्वारा स्वीकार नहीं की, तो इसलिए इसमें कोई मतलब लागू ही नहीं हुई ये सारी बातें इसमें। तो ये सारी आज की अपनी करंट अफेयर की बातें हैं। अब सवाल सोल्व करके बताओ मुझे ये दोनों। चलो ऑनलाइन वाले बच्चे भी इस क्वेश्चन को सोल्व करें। आज के लिए इतना ही और मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में।